हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका क्या मतलब होता है? मतलब वो सेट ऑफ रूल्स है जो सारे बिजनेस एंटिटीज को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आप बोलेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रूल्स फॉलो करने की क्या जरूरत है? तो जैसे अगर मुझे एक कंपनी, इफ आई एम एन इन्वेस्टर और मुझे एक कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से अगर कंपेयर करना है तो उन दोनों में कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना। अगर ए कंपनी ने कुछ अलग ही हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन कर दिए, बी कंपनी ने उनके हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन कर दिए, तो फॉर अ थर्ड पार्टी, फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर अ शेयर होल्डर, फॉर अ बैंकर, हाउ डज ही डिसाइड कि मैं कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूं, कौन से कंपनी का परफॉर्मेंस एक दूसरे से बेटर है? तो ये समझने के लिए बॉडीज ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू टेल ऑल द बिजनेस एंटिटीज टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स सो दैट सारे जो बिजनेस परफॉर्मेंसेस है वो कंपेयर हो सके। बिकॉज एक ही प्रिंसिपल सब जन फॉलो करेंगे तो एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हो जाएगा। so that is the reason it will be easier to compare them। जैसे हम बोलते हैं ना, हाउ कैन वी कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इजंट इट? अगर मुझे कंपेयर करना है तो या तो मैं कंपैरिजन दो एप्पल्स में करूंगी या दो ऑरेंजेस में करूंगी। सिमिलरली इन अकाउंटिंग, फॉर ईज ऑफ कंपैरिजन हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया है। तो जैसे आपके स्क्रीन में लिखा है, हम वो डेफिनेशन देखते हैं। Accounting principles refer to the set of rules or practices that have to be followed by all entities while maintaining their books of accounts. These principles are commonly known as generally accepted accounting principles. इन्हीं principles को हम गैप ऐसे short form में बोलते हैं, generally accepted accounting principles. These lead to standardization and uniformity। जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हो जाते हैं। In the way in which accounts of various entities are prepared, the investors can thus interpret and compare the performances। उन्हें समझ में आना चाहिए और कंपैरिजन होना चाहिए, इसीलिए ये गैप फॉलो करना इंपरेटिव है सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। गेटिंग इट? अच्छा, अभी ये जो प्रिंसिपल्स है उनका बाइफर्केशन क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक होते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस और दूसरे है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अभी अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस देखिए, अगर हमने जब मैथ्स पढ़ा था स्कूल में तो हम क्या बोलते थे, जब कोई वर्ड प्रॉब्लम आता था बड़ा सारा तो उसमें किसी का वैल्यू निकालना है ऐसे पूछा रहता था, तो हम मैथ्स में क्या बोलते थे? हम बोलते थे लेट अस अज्यूम दैट द वैल्यू इज x, ऐसे बोलते थे और फिर हम उसका एक्चुअल वैल्यू निकालते थे, राइट? जब हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते थे स्कूल में तो हमारा एम लिखते थे कि दिस एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें भी हम लिखते थे दैट व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 ये मेरे assumptions है एंड देन आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, राइट? तो किसी भी साइंस को हमें कुछ assumptions पे बेस करना पड़ता है। मतलब ये जो चीज है वो मुझे मान के चलनी है कि ये तो होने ही वाली है। ये सारे जो assumptions है वो हम अभी देखते हैं। तो अकाउंटिंग में 3 assumptions होते हैं। कौन से 3? लेट अस सी। द फर्स्ट अकाउंटिंग assumption इज गोइंग कंसर्न का assumption। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? लेट अस रीड इट। It is assumed that the business will continue for the foreseeable future। मतलब जब भी कोई बिजनेस हम चालू करते हैं, कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस चालू करता है तो ये सोच के नहीं चालू करता है कि अच्छा मैं काम करता हूँ, ये महीने में चालू कर देता हूँ और अगले महीने बिजनेस बंद कर देता हूँ। ऐसे नहीं कोई सोचता। जब कभी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम यही सोचते हैं दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर मेनी मेनी इयर्स, कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। आगे देखिए क्या लिखा है। इट इज अज्यूम्ड दैट द एंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस। मतलब एंटरप्राइज का कोई इरादा नहीं है अभी बंद करने का, एंड नेसेसिटी जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि वो अभी बंद करे, ये अज्यूम करके चलते हैं। बिकॉज इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, अगर बैंक ने हमें लोन दिया है किसी बिजनेस को तो बैंक यही सोचेगी ना दैट ये बिजनेस जो है दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर फ्यू इयर्स
और ये जो बिजनेस है ये मुझे मेरा पैसा वापस लौटाएगा, तभी जाके कोई बैंक लोन देगी। अगर ऐसा सोचा तो कहते बिजनेस तो बंद पड़ने वाला है तो कोई बैंक उसे लोन देगी क्या? नहीं। अच्छा, लेकिन अगर देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू बिलीव ये बिजनेस बंद पड़ने वाला है तो अलग बात है। बट इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल सिनेरियो, हम हमेशा यही सोचते हैं दैट जो कोई बिजनेस है जिसके भी साथ हम डील कर रहे हैं, दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर फ्यूचर। देखिए क्या लिखा है, सप्लायर्स विल नॉट सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। उधारी पे कैसे धंधा चलाएंगे? कोई सप्लायर उधारी पे माल देगा ही नहीं, वो बोलेगा तेरा बिजनेस तो बंद पड़ रहा है, व्हाई शुड आई गिव यू उधार, है ना? तो इसीलिए अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शंस करना है तो बहुत जरूरी है अज्यूम करना दैट ये बिजनेसेस फ्यूचर में चलने वाले हैं। सप्लायर्स विल नॉट सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट और अदर पार्टीज विल नॉट हैव एनी बिजनेस डीलिंग इफ दे प्रिज्यूम दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न, गोइंग मतलब चलते रहना, हमें अज्यूम करना है कि कोई भी बिजनेस नॉर्मल सिनेरियो में चलता ही जाएगा। It is because of this assumption that assets are classified as current assets, fixed assets, and liabilities are classified as short term and long term. Short term और current इसका क्या मतलब होता है? Less than or equal to 12 months के जो assets और liabilities होते हैं। और long term या fixed asset का क्या मतलब होता है? जो बहुत सालों तक हमारे assets और liabilities हमारे साथ रहेंगे। इसका जो डिटेल्ड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मेरे अकाउंटिंग टर्म्स वाले लेक्चर में, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो जरूर वो लेक्चर सुनिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी। देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड should be applied consistently year after year to make the accounting statements comparable. If consistency is not followed, then intra-firm or inter-firm comparison cannot be made. का क्या मतलब हुआ? देखिए हम ये assumption ही क्यों कर रहे हैं कि comparison हो सके। अभी अगर कोई फर्म है ABC लिमिटेड, कोई कंपनी है, ठीक है, उन्होंने डेप्रिसिएशन जो दिया फिक्स्ड एसेट्स पे, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? हमारे जो एसेट्स है उनका वेयर एंड टेयर होता रहता है। इन सिंपल टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ना, तो कुछ वेयर एंड टेयर होगा, उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है और एक वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है? अभी ये एबीसी लिमिटेड है ना, इन्होंने एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, अगले साल रिटन डाउन वैल्यू पे प्रोवाइड किया, उसके अगले साल वेटेड एवरेज पे प्रोवाइड किया। तो क्या होगा, अलग अलग मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट होगा, आपके बैलेंस शीट पे इंपैक्ट होगा। आपका बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बिजनेस के वजह से इंपैक्ट होना चाहिए। आप कैसा बिजनेस कर रहे हो, आपके पॉलिसीज ऑफ रिकॉर्डिंग के वजह से नहीं चेंज होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? अगर कोई बिजनेसमैन एक साल बहुत अच्छा धंधा करता है, बहुत अच्छे गुड्स सप्लाई करता है, एक्सपेंसेस कम करता है, क्या मतलब उसके बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया, राइट? वो ये जो पॉलिसीज है उसे चेंज करके अगर उसका प्रॉफिट एंड लॉस कम ज्यादा कर रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए एक फेयर प्रैक्टिस होना चाहिए। इसीलिए क्या बोला जाता है दैट आप एक अगर फॉलो कर रहे हो, अगर किसी कंपनी ने डिसाइड किया है दैट मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन दूंगी, तो हर साल आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अगर आपने सोचा है कि रिटन डाउन वैल्यू से दूंगी, तो रिटन डाउन वैल्यू, विच एवर चॉइस तो आपका है, विच एवर पॉलिसी यू आर चूजिंग, आपको हर साल उसी पॉलिसी से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। और भी होता है, जैसे स्टॉक है, स्टॉक को भी वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फीफो है और एक लीफो है, इनका डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये 2-3 मेथड्स होते हैं। अभी अगर मैंने फीफो से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, मैंने अगर स्टॉक को एक साल ये मेथड से वैल्यू किया है, तो मुझे हर साल यही मेथड फॉलो करना है। सिंपल,
मुझे आई एम नॉट गोइंग टू हॉप एवरी ईयर, एक साल ये, एक साल दूसरा, एक साल तीसरा, नहीं। जो भी आपने पहले साल मेथड पकड़ा है, मेथड चूज किया है, अगले साल भी आपको कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो करना है, तभी आपका कंपैरिजन पॉसिबल होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। गेटिंग इट? चलो इसका चेंज कब कर सकते हैं वो देखते हैं। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ कंसिस्टेंसी कैन बी चेंज्ड ओनली इफ, कौन से जरूरत पड़ने पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरत कम, अगर लॉ में बोला गया है, अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, या इफ द चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, अगर ये तीन सिनेरियोज है तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पॉलिसीज आपके कंसिस्टेंटली हर साल सेम फॉलो करने हैं। ऑलराइट, अभी हमारा थर्ड असम्पशन क्या है, देखिए। आवर थर्ड असम्पशन इज एक्रूअल। इसका क्या मतलब होता है? रेवेन्यू और कॉस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड as they are earned or incurred and recorded in the financial statements of the period to which they relate and not when money is received। का क्या मतलब हुआ? अगर आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो आपको कैश मिले या नहीं मिले, आपको जब वो सेल कंप्लीट हो गया, जब वो पैसा अर्न हो गया, तब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली फॉर एक्सपेंस, जब वो एक्सपेंस आपका इनकर हो गया, वेदर आपने कैश में दिया या नहीं दिया, अगर एक्सपेंस आपका इनकर हो गया तो आपको वो रिकॉग्नाइज करना है। देखिए लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड in which they assist to earn revenue, whether paid in cash or not। चलो हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैंने अगर रेंट पे मैंने 12 महीने के लिए रेंटल प्रीमाइसेस लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं जिसके वजह से मैं सेल कर पाई चीजों को, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे इस साल, तो मैंने सिर्फ 8 महीने का रेंट पे किया। एक्चुअली कैश में 8 महीने का ही रेंट पे, ये 4 महीने का रेंट देने के पैसे मेरे पास नहीं थे। लेकिन अभी देखिए, मैंने अगर 12 महीने यहाँ पे रेंट सेल्फ प्रीमाइसेस का बेनिफिट लिया है, बेनिफिट मैंने कितने महीने का लिया? 12 महीने का। और ये बेनिफिट लिया, इसके वजह से मैं मेरा बिजनेस ऑपरेट कर पाई, तो रेवेन्यू जो है वो मुझे ये 12 महीने में मिला है, तो इसलिए जो भी एक्सपेंसेस है वो मुझे 12 महीने के ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। मैंने कैश में पे किया या नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर मैंने 12 महीने के रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो मेरा एक्सपेंस भी 12 महीने का ही होगा। तो ये जो 4 महीने का रेंट है उसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं, और ये रेंट भी मैं इस ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने वाली, मैं इसी साल दिखाने वाली हूँ ये रेंट, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो। अगर मेरा वो साल का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू कमाने के लिए मुझे असिस्ट किया है वो एक्सपेंस ने, देन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर ओनली। इसी के वजह से जब आप देखते हैं, अगर मैंने कोई सेल्स किए हैं, मैंने कैश में किए हैं या क्रेडिट में, अगर मैंने कैश में 10,000 किया और क्रेडिट में 5,000 का सेल किया, तो एक्चुअली मेरा सेल्स रेवेन्यू उस साल कितना है? 15,000 है। ठीक है, कैश में मिला या नहीं मिला, उधारी पे हो या फिर कैश में हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो सेल का इनकम है वो ये साल जनरेट हो गया था, मैंने सेल कर दिए हैं गुड्स, तो मुझे वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। परचेज का भी वैसा ही है, आपने उधारी पे परचेज किया हो या फिर कैश में, आप पूरा के पूरा परचेज उसी साल रिकॉर्ड करेंगे जिस साल के रेवेन्यू में वो असिस्ट हो रहे हैं। गेटिंग इट? ऑल राइट, तो ये जो तीन हमारे बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन से अकाउंटिंग असम्पशंस है? जी CA. G is going concern, C is consistency and A is accrual। तो ये assumptions के ऊपर ही हमारे सारे अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट्स, वो हम मेंटेन करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक एकदम क्लियरली समझ गया होगा कि ये assumptions क्या होते हैं और हम क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है बिजनेस एंटिटी का। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? लेट अस सी। बिजनेस हैज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द ओनर।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस आर सेपरेट। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल है, ये देखिए, ये हमारा ओनर है, लाली है, और ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? दैट लाली और ये जो बिजनेस है ये अलग अलग एंटिटीज है। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम लाली। हमें अकाउंटिंग टर्म्स के लिए हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, हमें लाली के घर पे, घर के खर्चे से बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। घर का उसका क्या खर्चा है, उसके पास घर में कौन से एसेट्स है, घर में उसका क्या इनकम हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। बिजनेस क्या बोलता है? मेरा जो भी अकाउंटिंग होगा इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम माय शूज। बिजनेस के शूज से जो भी होगा वो अकाउंटिंग होने वाला है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। बिजनेस बोल रहा है ओनर को, बिजनेस बोल रहा है प्रोप्राइटर को, बाबा आप अलग हो और मैं अलग हूं, वी आर टू डिफरेंट एंटिटीज। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ओनर्स बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। तो इसी के वजह से क्या होता है, जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपीज, तो हम इसे अलग रिकॉर्ड करते हैं। हम इस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसका हम अलग से रिकॉर्डिंग इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि बिजनेस इज डिफरेंट एंड प्रोप्राइटर इज डिफरेंट, इसलिए एक अलग अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट क्या बोला है? देखिए, record transactions from the point of view of business and not from the point of view of the owner। समझ में आ रही है बात हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बिजनेस एंटिटी मतलब दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी। क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अभी क्या लिखा है देखिए, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which are expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Money is the common denominator. Heterogeneous facts about a business entity can be expressed in monetary terms and can be added and subtracted because of this concept. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर हम जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर किसी बिजनेस ने कोई वेजिटेबल का बिजनेस, वो बोलेगा आज मैंने इतना टन वेजिटेबल्स बेचा, आज मैंने उतना केजीज वेजिटेबल बेचा, ठीक है। अभी अगर कोई बिजनेस है क्लॉथ का, वो बोलेगा मैंने इतना मीटर कपड़ा बेचा, तो कुछ कंपैरिजन हो पाएगा क्या? नहीं। और किसी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस हमें समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन डिनोमिनेटर सोचना पड़ेगा ना। सबको हम मॉनेटरी टर्म्स में बोलेंगे। हमारा जो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज मनी, पैसा। तो हर कोई ये बोलता है कि मैंने कितने रुपए का सेल्स किया, ना कि कितने केजीज का, ना कि कितने मीटर्स का, या कितने यूनिट्स का, कितने पीसेस का। इससे हमें लेना देना नहीं है। इसका आप कन्वर्जन करो पैसे में, रुपीज में, एंड देन यू टॉक टू अस। तो सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो हम रुपीज में मेंटेन करते हैं। ये मेरा कॉमन डिनोमिनेटर होगा। और जो ट्रांजैक्शंस हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। बिकॉज बिजनेस का ये क्लियर लॉजिक है कि अगर इस चीज को मैं पैसे से नहीं गिन सकता तो ये चीज को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस है, उसके पास बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन क्या उनके टैलेंट को हम पैसों में गिन सकते हैं? देखिए, मैं उनके सर्विसेज के लिए उन्हें पैसा दूंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे जो एम्प्लॉयज है वो बहुत टैलेंटेड है, वो मेरा एसेट है, तो चलो उनको मैं बिजनेस में दिखाता हूँ बैलेंस शीट। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ह्यूमन रिसोर्स को, उनके टैलेंट को मैं मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकती। तो ह्यूमन रिसोर्स में मैंने बैलेंस शीट में नहीं दिखाती हूँ। ये तो बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर बहुत अच्छे एम्प्लॉयज है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, तो वो किसी भी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं उनके टैलेंट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकती, तो वो मैं उनका एसेट करके बैलेंस शीट में
नहीं दिखा सकती। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी चीज का मॉनिटरी कुछ वैल्यू है तो मेरे बुक्स में आएंगे, अगर मॉनिटरी का मेजरमेंट नहीं है तो मेरे बुक्स में वो चीज नहीं आने वाली है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Accounting period concept. Life of a business is artificially broken into smaller periods known as accounting year so that its performance can be measured at regular intervals, at the end of which financial statements are prepared to assess the profit and loss and financial position of the business. There are a number of users of financial statements: bankers, investors, creditors, etc. अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या? सिंपल है। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुई और कंपनी एंड होगी। हमने अभी देखा गोइंग कंसर्न में कि मैंने सोचा है बहुत साल तक कंपनी चलेगी। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई ओनर है, वो क्या करेगा? अभी मैंने बिजनेस चालू कर दिया तो कंपनी जब बंद पड़ेगी तब तक वो रुकेगा समझने के लिए कि भाई मुनाफा हुआ या नहीं, एसेट्स है या नहीं बिजनेस के बाद। ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना। उसे हर रेगुलर इंटरवल पे उसको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस से मेरा मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मैंने मेरे चेंजेस क्या करने चाहिए ताकि मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकूं। ये समझने के लिए ये जो लाइफ टाइम है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस एंटिटी का, तो हमने अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। आर्टिफिशियली वी हैव मेड दिस डिविजन। और ये फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसे हम बोलते हैं, वो होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे हमारा कैलेंडर ईयर कैसे होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वैसे ये फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 31 मार्च। ये 12 महीने के पीरियड में मैंने लाइफ टाइम को डिवाइड कर दिया और हर पीरियड के एंड पे एवरी 31 मार्च व्हाट द बिजनेस डज, ये असेस कर रहे हैं उसको परफॉर्मेंस। तो हर 31 मार्च को कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आप बस समझ लीजिए। ये स्टेटमेंट से समझता है कि बाबा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, बिजनेस में कितने एसेट्स है, बिजनेस के लेनदार कितने हैं, ये सब समझता है बैलेंस शीट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। तो हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हर साल ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये प्रिपेयर होंगे और फिर ही ओनर को, फिर ही शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, क्रेडिटर्स को ये समझता है कि बाबा ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है ये कैसा कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हम स्कूल में जाते थे तो क्या नर्सरी से में जाने के बाद डायरेक्टली हम कॉलेज में पास आउट होते थे तब तक हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता था या नहीं मिलता था? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता था ना हर साल, है ना? उसी तरह ये बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसीलिए लाइफ टाइम का जो डिविजन होता है इसे हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन should be disclosed. The financial statements should act as a means of conveying and not concealing information. The disclosure should be full, fair and adequate so that the users can make informed assessment about the financial performance and position of the entity. देखिए कौन से दो वर्ड्स हाईलाइट किए मैंने यहाँ, मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट। आपके इंफॉर्मेशन में, आपके बैलेंस शीट में, आपके P&L में, आपके अकाउंट्स में जो भी मटेरियल है और सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपने डिस्क्लोज करनी चाहिए। सिंपल मतलब यहां तक कि अगर कोई भी ओनर है उसने कुछ कंसील नहीं करना चाहिए। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने क्या किया है, एक फॉर्मेट ही बना दिया है, सबके लिए सेम फॉर्मेट है कि बाबा ये फॉर्मेट लो और जो भी कंपनीज है वो ये फॉर्मेट में आपका बैलेंस शीट हमें प्रेजेंट करो। अगर आपने ये सारा कवर कर लिया तो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर कंपनी को ये चांस है ये फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाने का, ये फॉर्मेट में, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर दे। फुल्ली डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर छुपाएंगे तो फिर जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये अनफेयर हो जाएगा। इसीलिए कंपनी को कुछ भी छुपाना नहीं है, पूरी सच्चाई बतानी है बिजनेस के बारे में। इसे हम बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। आपको आधा आधी इंफॉर्मेशन नहीं देना है, पूरा इंफॉर्मेशन देना है।
ये फॉर्मेट भी देते हैं, और अगर ये फॉर्मेट में कुछ नहीं आ रहा है तो नोट्स बताने हैं आपको, नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं हम इसे। ये जो नोट्स है इसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। मतलब दे आर इंश्योरिंग कि आप एज अ बिजनेस जो भी कुछ कर रहे हो जिससे इन्वेस्टर के डिसीजन पे अफेक्ट होता है, ऐसी सारी चीजें आपने जरूर फुल फेयर एंड एडिक्वेटली बतानी चाहिए। आपको कुछ भी इन्वेस्टर से छुपाना नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये सब कवर कर लिया है बच्चों। बाकी का जो है कंसेप्ट बाकी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आशा है आपको अभी तक का जो भी समझा है वो बहुत अच्छी से समझ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।